हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो बीएसटी का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ये वीडियो नंबर 5 होगा। अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है। ये बीएसटी के सीरीज़ का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करवाऊँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि ये सीरीज़ एक कंप्लीट सीरीज़ है, एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आपको अलग से कोई भी टॉपिक या कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। अभी तक इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा गया है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो 38 से होना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज़ में मैंने 121 क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उसका मैंने तैयार किया है आंसर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो अभी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। रेखा संगठन से आप क्या समझते हैं? इससे पहले मैंने इन तमाम क्वेश्चनों को करवाया है। देखिए, बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा है। आपसे बस गुजारिश ये है कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए। आपको और बीएसटी के लिए इनफैक्ट तो कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होना है वो है रेखा संगठन से आप क्या समझते हैं। रेखा का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऊपर से एक आदेश आएगा, सीधे ऐसे होते 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 नीचे तक चला जाएगा। जब संगठन बनता है तो कुछ व्यक्तियों का समूह बनता है, उसमें किसी उद्देश्य के लिए हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कहीं कहीं जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, कहीं कहीं जगह पर छोटे मोटे जो संगठन होते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं होते। वहाँ पर सीधे एक आला अधिकारी होता है जो मैनेजर होता है, वो अपना आदेश देता है और नीचे के सारे कर्मचारी उसी को फॉलो करते हैं। सारे कर्मचारी अपने आप में किसी भी भाग में स्वतंत्र नहीं होते हैं, वहाँ एक ही विशेषज्ञ होता है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा संगठन जिसमें अधिकार सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो, ठीक है। मतलब अधिकार सीधी रेखा में हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो। मतलब आपको जवाब देना है अपने से ऊपर के अधिकारी को, उनको अपने से ऊपर के अधिकारी को, उनको अपने से ऊपर के अधिकारी को, और जो ऑर्डर पास करना है ऊपर वाला अधिकारी नीचे अधिकारी को, नीचे वाला उससे नीचे, नीचे वाला उससे नीचे, फिर कर्मचारी तक ये बात आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है तो ऐसे संगठन को हम लोग रेखा संगठन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रेखा संगठन ऐसा संगठन जिसमें अधिकार एक सीधी रेखा में, अधिकार मतलब जो अथॉरिटी है वो सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अगर कोई आपसे ऊपर है तो वो आपका बॉस है, ठीक है। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपको उन्हें जवाब देना है। और जो उत्तरदायित्व होता है, जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है आपकी, वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो अधिकारी होगा वो ऊपर वाले के अधिकारी को के प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप क्रियाओं के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने आप में किसी को जवाबदेह नहीं होता है अदर डिपार्टमेंट को, ठीक है। वो अपने ऑनर को जवाबदेही हो सकता है, ऑनर के प्रति वो अकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन किसी अन्य डिपार्टमेंट के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है कि वो आपको जवाब देना है अपने से ऊपर के अधिकारी को। तो इसको नोट करेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि रेखा संगठन से आप क्या समझते हैं कि ऐसा संगठन जिसमें अधिकार सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर और जो जवाबदेही है, जो उत्तरदायित्व है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है। तो ऐसे संगठन को रेखा संगठन कहते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके पीडीएफ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रियात्मक संगठन किसे कहते हैं? अब जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्रियात्मक संगठन क्या है। तो क्रियात्मक संगठन में क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, ये जनरली बड़े संगठनों के लिए ऐसा काम किया जाता है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, विपणन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन डिपार्टमेंट है, और या उत्पादन डिपार्टमेंट है। तो सबके अलग अलग काम हैं, सब अपने अपने काम के प्रति जवाबदेह हैं,
है ना। हमने उसमें क्या देखा कि नीचे का आदमी ऊपर के प्रति जवाबदेह है, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम के प्रति जवाबदेह है। इस तरह का फ्लो वो सीधी रेखा में नहीं हो रहा है, ठीक है। एक अगर संगठन है, एक अगर हेड डिपार्टमेंट है और उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, तो ये जो है एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं, सीधी रेखा में नहीं है। ये एक विभागीय, ये क्रियात्मक क्रियाओं के आधार पर इनके डिपार्टमेंट बनाया गया और ये सारे के सारे इसके प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन उसमें मैंने क्या देखा कि एक ऊपर के अधिकारी है, नीचे सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये काम होता आ रहा है, ठीक है। ये अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ घटते 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 क्रम में आएगा और जो उत्तरदायित्व है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो क्रियात्मक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत उपक्रम की सभी गतिविधियों को, जो उपक्रम का बहुत सारा काम है, जितना भी काम है को कुछ कार्यों के अनुसार, जैसे मार्केटिंग, विपणन का काम अलग है, विपणन वाले लोग देखेंगे। उत्पादन वित्त का हिसाब किताब कैसे होना है, फाइनेंस का क्या हिसाब किताब होना है, वो फाइनेंस वाले लोग देखेंगे। और जो उत्पादन का काम है वो उत्पादन वाले लोग देखेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटकर उसमें एक विशेषज्ञ रख दिया जाता है, उसके प्रति प्रभावित कर दिया जाता है, उसको प्रभार दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट को आप संचालित करें, आप चलाएं और आप अपने काम के प्रति पूर्णतः जवाबदेह हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या था, विषय में ऐसे हो रहा था, सीधे सीधे आ रहा था ऊपर से नीचे। यहाँ ऊपर से नीचे की वाली बात नहीं है। यहाँ आप हर आदमी अपने अपने काम के लिए, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसे भी नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और हो सकता है कि इस बार भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। क्वेश्चन है, अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है लेकिन उत्तरदायित्व का नहीं किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि मैंने आपको अधिकार दिया कि आप हमारे घर में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस घर में कैसे रहेंगे, कितनी साफ़ सफाई रखेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी। हमने सिर्फ अधिकार दिया है ना। हम आपको आपके अंदर ये उत्तरदायित्व खुद आएगा कि हाँ, हमको अगर सर ने अधिकार दिया है हमारे घर में रहने का, अपने घर में रहने का, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर की देखभाल और साफ़ सफाई बरकरार रखें। कहने का मतलब ये है कि हमारा अधिकार तो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो उत्तरदायित्व है वो उसे खुद समझनी होगी कि हाँ, हमें इस काम के प्रति उत्तरदायित्व भी जवाब भी देना है, हम इसके प्रति दायित्व भी अपना निभाएंगे। अधिकार दिया जा सकता है लेकिन दायित्व नहीं दिया जा सकता। वो दायित्व खुद इंसान के अंदर पैदा होता है, जन्म लेता है और उसे वो प्रभावित करता है, ठीक है। तो अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले कि अधिकारों का अंतरण आप कर सकते हैं। अंतरण का मतलब आप दे सकते हैं नीचे के अधिकारियों को, ठीक है। आप हस्तांतरित कर सकते हैं। अंतरण का मतलब हस्तांतरित कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं, ठीक है। इसी को भारार्पण भी कहा जाता है। आप अपने भार किसी को सौंप सकते हो, नीचे के अधिकारियों को, ठीक है। लेकिन आप उत्तरदायित्व नहीं दे सकते हो क्योंकि वो उसका खुद का बनेगा, ठीक है। जिम्मेदार उत्तरदायित्व वो खुद अपने ऊपर लेगा, ठीक है। मैं अधिकार दे सकता हूँ लेकिन उत्तरदायित्व वो खुद समझेगा, ठीक है। तो अधिकार से हमारा आस है अर्थ शक्ति प्रदान करने से। हमने आपको शक्ति दिया, जबकि दायित्व का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने आपको शक्ति दिया, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत सारी अधिकार दिया। आप सांस ले सकते हो, आप उसके बारिश को यूज कर सकते हो, पानी को यूज कर सकते हो, आप उसके वातावरण को यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। भगवान ने आपको उत्तरदायित्व नहीं दिया है। उत्तरदायित्व आपका बनता है कि आप उसको किस तरह से रखते हो, कितनी हिफाजत से रखते हो। अपना उत्तरदायित्व आप नहीं निभाएंगे तो कल को नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। तो अधिकार से आस है शक्ति से, लेकिन दायित्व का आस है अपने कर्तव्य के पालन से। जो अधिकार आपको दिए गए हैं किसी ने दिया है, लेकिन आपको उसका पालन खुद करना है, ठीक है। अधिकारों का अंतरण हो सकता है जबकि दायित्व का अंतरण नहीं हो सकता। ये आपने समझ लिया। अब इसको लिखते जाइए जितना आप लिख सकते हो। प्रबंधक अपने दायित्व को निभाने के लिए अपने अधीन कर्मचारियों की सहायता ले सकता है। आपको अगर अधिकार दिया गया है किसी मैनेजर को कि आपके ऊपर सारा मैनेजमेंट का प्रभार है, तो वो अपनी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो खुद भी काम करेगा और अपने कर्मचारियों का सहायता भी ले सकता है कि हाँ भाई, हमको अपने अधिकारी को जवाब देना है और मैं उत्तरदायित्व ले रहा हूँ इस काम के लिए, तो आओ मेरा सहयोग आप कर दो, ठीक है। लेकिन उत्तरदायित्व तो
उनका मैनेजर का खुद का होगा, ठीक है। हाँ, अधिकार ऊपर के अधिकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो आपकी खुद की बनेगी कि आपको कितना उसको निभाना है और कैसे निभाना है, राइट। उन्हें अधिकार सौंप सकता है, फिर भी उसका दायित्व को अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों को अंतित नहीं कर सकता। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है वो रहेगी, ठीक है। वो अपने अधिकार, जो अधिकार उसको दिए गए हैं वो भी किसी और को सौंप सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है वो किसी और को सौंप नहीं सकता। जवाब तो उसी को देना पड़ेगा, ठीक है। वो अपना अधिकार किसी को दे के काम करवा सकता है मैनेजर, ठीक है। अगर मान लो कि आप मैनेजर हो और हमने आपको अधिकार दिया है किसी काम के लिए, किसी निर्णय के लिए, कोई शक्ति दी है, कोई पावर दी है, तो आप उसको किसी और को देकर भी करवा सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते, वो आप ही को निभाना होगा और आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे कि आपने करवाया काम की नहीं करवाया। बहुत सिंपल है। आप अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व का अंतरण नहीं कर सकते। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बाकी PDF के लिए आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तो बात करें। एक आदर्श संगठन कैसा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा परिवार कैसा होना चाहिए, आप ऐसे समझो। एक अच्छा परिवार होना चाहिए कि लोकशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे नियम इतने स्ट्रिक्ट बना दीजिए कि लोग पालन ही ना कर सके। लोकशील का मतलब यह है कि आप ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके, ठीक है। स्ट्रिक्ट माइंडेड जो फादर होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनके बाल बच्चे बहुत अच्छा नहीं करते हैं, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। जिसमें लचीलापन होता है, परिस्थिति के अनुसार वो चेंजेस ला सकता है। कोई भी संगठन, कोई भी परिवार, तो जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप में चेंजेस ला सकता है, वही सबसे अच्छा संगठन होता है, वही सबसे अच्छा परिवार होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लचीलापन होना चाहिए, मतलब लोचशील होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके। तो एक आदर्श संगठन कैसा होना चाहिए, लोचशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोचशील, मतलब उसमें ज़रूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता हो। दूसरा है स्थायित्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संगठन को 1-2 दिन की बात है, नहीं, ऐसा संगठन आप निर्माण करिए कि वो ताउम्र चलता रहे, ठीक है। वो स्थायित्व होना चाहिए, उसमें पकड़ होना चाहिए, तभी तो लोग आपसे जुड़ेंगे, हैं। 1-2 दिन के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, वो धीरे धीरे स्टेबल करेंगे। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, लोग समझने लगेगा कि हाँ आपका बिजनेस स्टेबल है, तभी आपके कर्मचारी आपका ढंग से साथ देंगे, आपके फाइनेंसर आपका ढंग से साथ देंगे, सरकार आपका साथ देगी, आपका जो मार्केट है, सप्लायर है, सब आपका साथ देंगे। लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसा अच्छा संगठन सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करता है कि मुझे स्थापित होना है अपने क्षेत्र में, अपनी जगह में। बात समझ में आ रही। तो पहली बात तो कि लोचशील होना चाहिए, दूसरी बात तो ये कि स्थायित्व होनी चाहिए। आप 2 पॉइंट को ऐसे भी पहले नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तीसरा गतिशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रुका हुआ संगठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें गति होना चाहिए, वो काम करे, ठीक है। वो अपने टारगेट को अचीव करे, उसमें कोई टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करे, है ना, टाइम रहते अचीव करे, तो वो गतिशील होना चाहिए। तीसरा पर्याप्त साधन होना चाहिए। अब संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई काम है तो उससे ज़रूरी जितने भी साधन हैं, पैसे हो, मनुष्य हो, कर्मचारी हो, मटेरियल हो, जो भी संसाधन आपको लगते हो अपने संगठन में, आपका काम है उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको वो पर्याप्त होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा संगठन होगा। अब मान लो कि आप मैच खेलने चले गए 11 प्लेयर लेके, आपके पास बॉल नहीं है, आपके पास गेंद नहीं है, आपके पास पैड नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप किस तरह की मैच खेल रहे हो, ठीक है। पहले संसाधन तो आप जुटा लो, ठीक है। आपके पास अच्छे कर्मचारी नहीं, अच्छे बल्लेबाज नहीं, अच्छे बॉलर नहीं, फिर तो आपकी टीम कैसे। तो टीम का मतलब ये है कि सारे संसाधन उस टीम में मौजूद होने चाहिए, तब जाकर कोई टीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। अगले चैप्टर की तरफ हम आ गए। नियुक्तिकरण बहुत सिंपल सा शब्द है, बहुत सिंपल सा शब्द है। अब बहुत सिंपल आंसर भी है इसका। नियुक्तिकरण का क्या मतलब होता है कि हमारे संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता है, हमें उस कर्मचारियों को भरना है, ठीक है, हमें भरना है। ऐसा नहीं, अच्छा यहाँ जो भरने वाली बात ये है, तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी गए किसी को भी उठा के रख लिए ये काम पे, नहीं, अच्छा नहीं है। उसके लिए प्रोसेस है। हर काम के लिए हर आदमी एबल नहीं होता है, हर आदमी के पास उसकी काबिलियत नहीं होती है। हर आदमी अपने अपनी काबिलियत के प्रति आता है जॉब में, ठीक है। उसके पास एक अलग से यूनिक काबिलियत होती है, ठीक है, यूनिक गुण होता है। तो
हर आदमी की उस गुण के अकॉर्डिंग हमको उसको काम देना है, ठीक है। तो ये एक नियुक्तिकरण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप भर्ती करवाते हैं, फिर आप चयन करते हैं, फिर आप जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रशिक्षण वगैरह करवाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग दिलवाते हो, साक्षात्कार करते हो, जो भी करते हो, आप इंटरव्यू लेते हो, ये सारा काम आपका है एक अच्छी तरीके से हज़ारों लाखों करोड़ों में से किसी 10 को 20 को 100 को आप चुन कर लाते हो, ताकि हमारा जो स्टाफ हो, हमारे जो कर्मचारी हो वो नॉलेजेबल हो, उसके पास सभी चीज़ों का नॉलेज हो, सब में बेहतर हो। कहने का मतलब सब में बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी प्रक्रिया को करने के लिए ये तो आसान नहीं है, तो एक प्रोसेस से हम लोग नियुक्तिकरण प्रक्रिया में गुजरते हैं। अच्छा, पहले इसको समझते हैं नियुक्तिकरण क्या। नियुक्तिकरण क्या है? संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, ठीक है। मैंने क्या कहा? कार्य के अनुसार जैसा काम है वैसा ही आदमी होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ सही नियुक्तिकरण हुआ है। यह विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता प्रदान करता है। यह मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग है। जब मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, मनुष्य से जुड़ा हुआ जितना भी प्रबंध होता है वो नियुक्तिकरण एक भाग है उसका, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नियुक्तिकरण क्या है? विभिन्न पदों पर जहाँ जहाँ पद खाली है एक अच्छे व्यक्ति को वहाँ पर रखना, काबिल व्यक्ति को जो उसका जानकार हो, है ना, या समझदार हो, उसको रखना, उसे, ठीक है, भर्ती करना, ये नियुक्तिकरण कहलाता है। अगला है नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग है। जैसा कि मैंने आपको बताया नियुक्तिकरण किसकी होती है? मनुष्य की होती है। सामान नियुक्त नहीं किए जाते हैं, जैसे मशीन है, मोटर कार है, ये सब नियुक्त नहीं होते, ये सब खरीदे जाते हैं। लेकिन मनुष्य को हम नियुक्त करते हैं, ठीक है, उसकी काबिलियत को परखते हैं, उसका एग्ज़ाम लेते हैं, काम के अकॉर्डिंग उसको काम देते हैं, टारगेट देते हैं, ठीक है, काम करवाते हैं। तो ये जो नियुक्तिकरण है ये मनुष्य से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है। इसलिए नियुक्तिकरण को मानव संसाधन प्रबंध भी कहा गया है, चूँकि मानव भी एक संसाधन है। आप जानते हो कि हर जैसे और अदर संसाधन, उसी तरीके से मानव भी एक संसाधन है। तो नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि संस्था के लिए व्यक्ति अर्थात कर्मचारी मूल्यवान साधन है। आप जानते हैं कि संस्था के लिए कर्मचारियों का कितना वैल्यू है। कोई भी काम विदाउट कर्मचारी के तो संभव नहीं है। चाहे आप लाख मशीन लगा लो, ठीक है, उसको संचालित करने के लिए कर्मचारी तो चाहिए, ठीक है। तो संस्था के लिए व्यक्ति अर्थात कर्मचारी मूल्यवान साधन है। इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत मूल्यवान, बहुत सबसे ज़्यादा कीमती है, ठीक है। सोच कर देखो ना, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है लेकिन वह हम आदमी नहीं है, तो फिर उस संपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि अन्य भौतिक संसाधन जैसे मशीन है, माल है, धन है इत्यादि का उचित, सही और कुशल जो प्रयोग है वो एक अच्छा कर्मचारी ही कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मशीनों से आप एक्सपेक्ट करो कि वो सारी चीज़ें इंसानों की तरह कर दें, फीलिंग भी रखे, उसको उसके अकॉर्डिंग करे भी, समझे भी, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, मशीनों से काम होते हैं लेकिन मशीनों को चलाने के लिए भी आदमी की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो संस्था के विभिन्न व्यक्तियों, कर्मचारियों का मूल्यांकन मूल्यवान साधन है। ऐसा में हम कह सकते हैं कि कर्मचारी किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान साधन है, क्योंकि अन्य भौतिक साधनों जैसे मशीन है, माल है, धन है इत्यादि का उचित और कुशल प्रयोग एक अच्छा कर्मचारी और संतुष्ट कर्मचारी ही कर सकता है। नियुक्तिकरण का कार्य केवल रिक्त पदों को भरना ही नहीं बल्कि संस्था के लिए मानवीय तत्व की महत्ता को ध्यान में रखना है। हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रिया अपनाते हुए मनुष्य को अपने संगठन में लेकर आते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मनुष्य है। आप जानते हो नौकरी में क्या होता है कि एग्ज़ाम देते हैं लोग, एक तो कई स्तर पे एग्ज़ाम होते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत सारे स्तर से लोग गुजरता है, तब जाके कहीं उसको परखा जाता है। अगर आप उसके पैमाने पर सेट आते हैं फिर आपको नौकरी मिलेगी, नहीं सेट आते हैं उसके पैमाने पर फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको नियुक्तिकरण एक मानव संसाधन का काम करता है, मनुष्य को जोड़ने का काम करता है, मनुष्य को शिक्षित करने का काम करता है, मनुष्य को ट्रेंड करने का काम करता है, मनुष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो मानव संसाधन प्रबंध एक
ह्यूमन रिसोर्स है, नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग है। ये क्वेश्चन के लिए हुआ। आइए, भर्ती करने का क्या मतलब होता है। कभी आप कचहरी गए होंगे तो आपने देखा होगा कचहरी में एक जगह जहाँ स्टेशनरी वगैरह की दुकानें होती हैं, जहाँ फॉर्म वगैरह आते हैं जॉब की, तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारा वो क्या होता है, एक तरह का चीट बनाकर वो पैड लगाकर वो चिपकाया रहता है, भर्ती यहाँ भर्ती वहाँ भर्ती, है ना, रेलवे भर्ती, आर्मी भर्ती, एसएससी भर्ती। तो वो जो भर्ती है वो एक्चुअल में आपको जॉब नहीं दिया जा रहा है, वो अभी आपको जॉब का ऑफ़र दे रहा है। भर्ती का मतलब जॉब का ऑफ़र दे रहा है कि आप हमारे यहाँ अपना फॉर्म फिल करिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, सबसे फिल कर, जितना आदमी भरना चाहता अनलिमिटेड भर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चयन उसी का करेगा जो जिसमें काबिलियत होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो भर्ती से आप क्या समझते हैं। तो भर्ती से आज से भविष्य के कर्मचारियों की खोज करना है, हमें खोजना है। भर्ती जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ जहाँ जैसे कोई पद खाली होता है, हम उसके लिए रिक्वायरमेंट मतलब भर्ती निकालते हैं और हम कहते हैं कि भाई अब भरो। अब उसी में से हमको बहुत सारे लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ जॉब मांगने के लिए। अब उसी में से हम सबसे बेहतर को चुनकर अपनी जगह जॉब दे देंगे, ठीक है। तो भर्ती से आज से भविष्य के कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें नियुक्ति प्रदान करने के लिए, आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना। उनको कहना कि हाँ, हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ भर्ती है, खाली है, आप चाहें तो आप फॉर्म भरकर हमारे यहाँ जॉब पा सकते हैं, ठीक है। यह संगठन से में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराता है। मतलब इंसानों से जुड़ा हुआ काम है और इंसानों को भर्ती करने का काम हम करते हैं। कहाँ करते हैं, नियुक्तिकरण प्रक्रिया में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, भर्ती और चयन में क्या अंतर। मैंने आपको क्या कहा कि रिक्वायरमेंट निकाल दी जाती है, भर्ती निकाल दी जाती है, जितना आदमी भरना चाहता है फॉर्म सब भर सकता है। लेकिन चयन तो हम उसी का करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे पैमाने पर खरा उतरेगा। लाखों करोड़ों में से 1, 2, 10 ऐसे हम चुनेंगे। तो भर्ती या भविष्य के कर्मचारियों की खोज करता है, मतलब सबको बुला कर ले आता है कि चलो, ठीक है। चयन क्या है कि उसमें से चयन क्या है कि उनमें से छटनी करता है। जितने लोग हमारे भविष्य के लिए आ चुके हैं, अपना भविष्य बनाने हमारे कर्म संगठन में आ चुके हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, उनसे हम लोग उनमें से छटैया करते हैं, मतलब छटनी करते हैं। जिनको हमें नौकरी देना है वो, और जिनको हमें नौकरी नहीं देना है वो, ठीक है। किसको नौकरी देनी है, किसको नौकरी नहीं देनी है, ये हम फिर बैठ कर तय करते हैं। तो भर्ती में क्या करते हैं, सबको हम बुला लेते हैं कि भाई सारे कर्मचारी आ जाओ। भर्ती में हम लोग कर्मचारियों की खोज करते हैं, जितने हमको मिल जाए सबको उठा कर ले आएंगे फॉर्म भरवा कर। लेकिन चयन में हम लोग क्या करेंगे, 2 लिस्ट बनाएंगे, एक वो लोग जिनको नौकरी देनी है और दूसरा वो लोग जिनको नौकरी नहीं देनी है। बस यही चयन है, ठीक है। भर्ती कार्य चयन से पहले होगा, पहले भर्ती होगा फिर चयन होगा। तो आप लिख सकते हैं कि भर्ती का कार्य चयन से पहले होगा, और चयन में आप लिख सकते हो कि भर्ती का चयन का कार्य यहाँ चुनाव का कार्य या चयन का कार्य भर्ती के बाद होता है, ठीक है। यह एक धनात्मक प्रक्रिया। भर्ती क्या है, एक धनात्मक प्रक्रिया। कैसे, तो हम सबको बुला लेते हैं, जितना आदमी हमारे यहाँ अपने रिक्वायरमेंट हमारा भर कर दे देगा सबको हम बुला लेंगे। मतलब इसमें छांटना नहीं, ना किसी को नहीं कहनी है, ठीक है, सब आ जाओ। इसलिए यह धनात्मक है। और यह ऋणात्मक है, मतलब इसमें से हम लोग ना कह देते हैं, ठीक है, कि हाँ आपको नौकरी नहीं देनी है, ठीक है। छांटते हैं, मतलब वहाँ ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि भविष्य में हम कर्मचारियों की खोज भर्ती की प्रक्रिया से करते हैं। उसमें से हम 2 लिस्ट बनाते हैं, जिनको नौकरी देनी है, जिनको नौकरी नहीं देनी है। ये चयन कहलाता है। दूसरा, भर्ती का कार्य पहले होता है और चयन का कार्य बाद में होता है। तीसरा, यह धनात्मक प्रक्रिया, सबको बुला लेंगे। यह ऋणात्मक प्रक्रिया, इसमें हम बहुत को लौटाएंगे। मतलब अगर मान लो कि 10 सीट हमारे यहाँ है, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब भर्ती के लिए आए हैं, तो हम उसमें से 10 को ही लेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे। मतलब ये ऋणात्मक प्रक्रिया है। भर्ती के 2 स्रोत है। आप अपने अंदर के कर्मचारियों से भी भर सकते हैं अपने संगठन को, जो खाली पद है। मान लो कि
या कोई क्लर्क है ऊपर किसी इसके सीनियर की जगह खाली हो गई तो हम यहीं से उठा के इसको रख देंगे यहाँ पर, हमारा पैसा बचेगा, हम जानते हैं कि हमारा कर्मचारी किस काबिल है, हमारी परेशानी बचेगी। नियुक्तिकरण प्रक्रिया में तो पहले जॉब का एप्लीकेशन निकालना पड़ता है, फिर बंदा फॉर्म भरता है, फिर आपके पास आता है, फिर आप उसका एग्ज़ाम लेते हो, पीटी लेते हो, मेंस लेते हो। तो एग्ज़ाम देने वालों को ही परेशानी नहीं, एग्ज़ाम लेने वालों को भी परेशानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे कर्मचारी हमारे ही घर से मिल जाए, हमारे ही संगठन से मिल जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह सकते हैं कि या तो भर्ती आंतरिक होगी, मतलब अंदर के कर्मचारियों से ही भर्ती की जाएगी, या भर्ती बाहरी होगी। अगर अंदर के कर्मचारी उसके पास नहीं है तो बाहर के कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। आइए, भर्ती के दो स्रोत हैं, पहला आंतरिक स्रोत, दूसरा बाहरी स्रोत, ठीक है। आंतरिक स्रोत क्या होता है वो आपको मैं पढ़ाता हूँ। जब भर्ती संस्था के अंदर वाले कर्मचारी से की जाती है, मतलब आपके पास ऑलरेडी कर्मचारी हैं, है ना, वो निचले स्तर पे है, उसको उच्च स्तर पे आप काम में लगा दीजिए, हो गया भर्ती। या मान लो कि आपका ब्रांच कहीं और है, वहाँ कर्मचारी ज़्यादा है और यहाँ कर्मचारियों की ज़रूरत है, बुला लीजिए, ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भर्ती संस्था के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से ही की जाती है और रिक्त पदों को भर्ती की जाती है तो इसको आंतरिक भर्ती कहेंगे। हमने अपने अंदर से ही भर लिया। इसके लिए पदोन्नति, मतलब एक पद से आप दूसरे पद पर बैठा दीजिए, स्थानांतरण, एक जगह से आप दूसरे जगह स्थानांतरण कर दीजिए, इत्यादि आता है। दूसरा है बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत में जब भर्ती के संस्था के बाहर के लोगों द्वारा भरा जाता है, टॉपिक से भी आंसर लिख सकते हो। बाहरी स्रोत का मतलब जब आप बाहर के स्रोत से आप कर्मचारियों को भर्ती करते हो, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप विज्ञापन दे सकते हो, बाहर के लोग आएंगे आपसे भर्ती लेने के लिए। रोज़गार एजेंसी में आप जाकर बता सकते हो कि भाई अगर कोई बेरोज़गार आदमी हो तो हमारे यहाँ प्लीज़ कॉन्टेक्ट करवाइए। तीसरा, कारखाना के फाटक पर आप भर्ती चिपका सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ भर्ती की ज़रूरत है, आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो कई भी और भी है, विज्ञापन कर सकते हो, रोज़गार एजेंसी के पास जा सकते हो, बाहर के आदमी अगर आपको चाहिए तो, या आप कारखाने के फाटक पर लगा दीजिए भर्ती के लिए कि भाई आप हाँ जो लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं भर्ती तो आ जाए। लेकिन आंतरिक भर्ती ज़्यादा ईजी है और बाहरी भर्ती थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब आप भर्ती करवाते हो, फॉर्म भरवाते हो, चयन करते हो, एग्ज़ाम लेते हो, बहुत सारी प्रक्रिया। आंतरिक भर्ती में वैसा उठा के रख देनी है नीचे स्तर के कर्मचारियों को ऊपर स्तर पे, ठीक है, सिंपल। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, आंतरिक भर्ती और बाहरी भर्ती, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी 121 तक हम लोगों को जाना है। अभी तक जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वो 46 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जहाँ तक समझ में आती है समझने का प्रयास करें और जहाँ समझ में नहीं आती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं सर हमको नहीं समझ में आ रही है, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।